आवाज आ रही है क्या सभी को? कोई एक जन अगर बताए तो। Yeah, audible. All right. Cool. So I welcome you all to this today's session. We will be having our guest very soon. So we'll just wait. पूजा एक बार चेक कर लेना ना उनके साथ वो जुड़ रहे हैं कि नहीं और उनको लिंक वगैरह गया है कि नहीं. Good morning, sir. Morning. Good morning, Kaushal sir. Good morning, sir. Morning. पूजा एक बार चेक कर लेना ना उनको लिंक गया है करके और इनसे एक बार फॉलो अप ले लो कि समय हो गया तो ज्वाइन कर ले. हाँ मैं उन्हीं को ही कॉल कर रही थी. ठीक. तो अगर आप किसी को भी स्टूडेंट्स में से किसी को भी सवाल होंगे तो आप भेज दीजिए मेरे को या चैट बॉक्स पे या फिर पूजा के चैट बॉक्स पे, क्योंकि हम लोग इंटरव्यूज के बाद हम इंटरव्यू के बीच में क्वेश्चंस पूछेंगे. समय कम रहेगा तो वो क्वेश्चन आंसर वाले थोड़े से हम लोग Q&A सेशंस नहीं रख पाएंगे, तो फिर उस हिसाब से आप क्वेश्चंस मुझे भेज दीजिए. सारे स्टूडेंट्स आपको पूछने होंगे तो वो मैं अपने क्वेश्चन एयर में इंक्लूड कर लूँगा. Joy Mukhopadhyay and Pooja Kanjani, good luck to you. Thank you, sir. Good morning. Thank you, sir. Thank you, sir. आप कैमरा ऑन कर दीजिए मैडम, अच्छा लगेगा. Yes, sir. ये हुई ना बात. अब देखो एक ने ओपन किया तो एक ने बंद कर दिया. नहीं, मैं लाइट जला गया था सर. 1 मिनट, थोड़ा अंधेरा हो रहा है. हेलो. नमस्कार सर. या मेरी आवाज आ रही है? जी. ओके, गुड. थैंक यू. नमस्कार मनवेंद्र जी. या नमस्कार. तो अभी बस 1 मिनट में शुरू करेंगे. लीलाधर भाई आप लाइव शुरू करें तो बता दीजिएगा. हम अच्छा, आपका नाम क्या है? जी जॉय मुखोपाध्याय. ओके जी. थैंक यू. ओके. नमस्कार सर. नमस्कार, कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? हाँ बस ठीक हूँ. थोड़ा देर हो गई शुरू होने में, मैं थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, बट नाउ इट्स फाइन. नहीं कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है. Sir, this is not going to be FB live. Huh? This is for our students only. अच्छा. ऑल राइट. सो तो फिर शुरू करते हैं. तो नमस्कार आप सभी का. मैं जॉय मुखोपाध्याय और मेरे साथ पूजा कंजानी जी. मैं नमस्कार, मैं पूजा कांजानी आप सभी का स्वागत करती हूँ NIMCJ की तरफ से, जहां हम एक और बात करते हैं कि विवाह जो है वो दो दिलों का संबंध है.
पर वही ना जाने क्यों इसमें एक जेंडर को ला दिया जाता है। जहां एक और हम बात करते हैं समानता की, वही दूसरी ओर आज भी एलजीबीटीक्यू के लोग अपनी समानता के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। तो उसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं गुजरात के राजपीपला के राजकुमार और साथ ही साथ विश्व के एक पहले ऐसे राजकुमार जिन्होंने स्वयं को गे के रूप में स्वीकारा और सभी के सामने आए और एक अच्छा सा एक मायना हमारे सामने रखा कि किस तरीके से हम एक अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं, अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। जी तो इसी को आगे बढ़ते हुए, पूजा शायद नेटवर्क का इशू होगा उसका, तो जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्वीकारा और दुनिया के सामने अपने आप को रखा, ये बहुत ही करेजियस एक मूव मानते हैं हम सभी। और ये एक पहल जो उन्होंने शुरू करी सभी के सामने, वो एक इंस्पिरेशन के तौर पर है। और मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मनवेंद्र जी आपका। आप हमारे साथ जुड़े और हमारे जैसे कुछ हमारे जो छात्र हैं हमारे कॉलेज के, उनके साथ जुड़े, उनसे बात करने के लिए तैयार रहे। हमारे साथ हमारे कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर श्री काशीकर सर भी हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर कौशल उपाध्याय जी, डॉक्टर शशिकांत भगत जी, सारे हमारे प्रोफेसर भी आज जुड़े हैं। हमारे सीनियर बैच के स्टूडेंट्स, हमारे जूनियर बैच, सभी आज आपके साथ आपकी जर्नी को सुनने के लिए, थोड़ा नॉलेज शेयरिंग, थोड़ा सा आपसे ज्ञान लेने के लिए कि क्या है ये प्राइड मंथ और किस तरीके से एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी आगे बढ़ रही है, ये आपसे जानना चाहेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल, तो सबसे पहले मनवेंद्र जी, आप कैसा चल रहा है आपका प्राइड मंथ? आप किस तरीके से मना रहे हैं? आपके लिए ये कैसा जा रहा है ये? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्ते कहना चाहूँगा और शुक्रिया भी देना चाहूँगा कि आपने मुझे ये मौका दिया आप लोगों के सामने मेरी बात रखने के लिए। और प्राइड मंथ, हाँ, बहुत अच्छा जा रहा है। उसकी शुरुआत ही अच्छे से हुई है और ये पूरा महीना, जून महीना, प्राइड मंथ के तौर पे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसका अगर मैं थोड़ा सा इतिहास बोलूँगा तो न्यूयॉर्क में स्टोनवॉल इन नाम का एक बार हुआ करता था, अभी भी है, जहाँ पे 1969 में वो एक गे बार हुआ करता था और वहाँ पे कई समलैंगिक लोग, होमोसेक्सुअल लोग, गे लोग आते थे और बियर बार में बैठते थे और सोशलाइज करते थे। और एकाएक से दंगा हुआ, कुछ लोगों ने कंप्लेन किया और काफी प्रोटेस्ट हुआ पुलिस की तरफ से और फायरिंग भी हुआ और उसमें कुछ लोग मारे भी गए समलैंगिक समाज में से। पर हम लोगों ने हार नहीं मानी। हम लोगों ने समाज के सामने प्रोटेस्ट किया कि हम जैसे लोगों के साथ में क्यों भेदभाव हो रहा है। और आखिर में हमारी जीत हुई और जून महीने में स्टोनवॉल इन फिर से दोबारा से शुरू किया गया और उन्हें हक के साथ में वहाँ बैठने का मौका मिला, उनके साथ में भेदभाव के भी मुद्दे पर बातें शुरू हुई। तो ये जून महीने में हुआ था, इसलिए जून महीना एक प्राइड मंथ की तरह पूरे विश्व में मनाया जाता है। और प्राइड इसलिए क्योंकि हमें प्राइड एक अंग्रेजी शब्द है जिसका मतलब है प्राउड फील करना, मतलब अपने आप पे गर्व महसूस करना। और मुझे लगता है कि हम जैसे लोग हैं इस दुनिया में, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, वो लोगों के सामने आना चाहिए कि हम जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं और हमें सिर्फ प्यार, मोहब्बत और इसी चीज की जरूरत है। हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं दुनिया से। हम सिर्फ लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि लोग हमें एक ही नजर से देखें, अलग नहीं देखें, हमारे साथ में भेदभाव नहीं हो। हमारा सिर्फ सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग है, बाकी हम और इंसान जैसे ही हैं, हम कोई अलग नहीं है। इसीलिए ये प्राइड महीना, जून महीना जो है वो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और इस बार मुझे लग रहा है बहुत ही
स्ट्रांगली ये मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में, खास करके इंडिया में भी, जहाँ पे काफी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब्स, कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रीज, बैंकिंग, काफी बड़े स्केल पे लोगों को अभी ये इसके बारे में जैसे जैसे मालूम पड़ रहा है वैसे वैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इतने लोग इसमें इन्वॉल्व है। मेरा बल्कि मई महीने से ही मुझे इन्विटेशन आने शुरू हो गए थे और मेरा कैलेंडर इतना फुल हो गया है कि मैं दिन में कम से कम 3 से 4 बार इंटरव्यूज, वेबिनार्स, जूम मीटिंग्स, इंस्टाग्राम लाइव्स, बहुत सारा हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि जितना मैं बोलूंगा, जितना हम प्रचार करेंगे, उतना लोग हमें समझने की कोशिश करेंगे और हमें स्वीकारेंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो सर जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं इन इंटरव्यूज के थ्रू जो है लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं और जान रहे हैं कि LGBTQ क्या है, किस तरीके से अब ये उभर कर आगे आ रहे हैं, उभर कर सामने आ रही है। तो सर अगर बात की जाए आपके अर्ली एज की, जैसे कि अगर आज एक आम इंसान भी अगर इस चीज को अपनाता है कि हाँ मैं LGBTQ से बिलोंग करता हूँ, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। तो आप तो एक राज परिवार से थे, तो किस तरीके से आपकी जिंदगी में उस वक्त जब आपने अपनी फैमिली के आगे ये बात कही कि हाँ मैं LGBTQ से बिलोंग करता हूँ, तो क्या रिएक्शन रहा आपके पेरेंट्स का? क्या सोसाइटी ने आपको किस तरीके से उस चीज के लिए कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, या बहुत कैसे आपका वो अर्ली स्टेज रहा सर? देखिए, एक बात समझने जैसी है कि गे होना, लेस्बियन, ट्रांस, क्वेयर, जो भी LGBT से बिलोंग करता है, वो हर एक समाज के भाग में है। राज परिवार में भी बहुत सारे गेज हैं, लेस्बियंस हैं। मैंने मेरे खुद के माँ बाप के मुंह से सुना है, जैसे जब मैं बड़ा हो रहा था कि फलाना फलाना गे है, फलाना लेस्बियन है राज परिवार में। फर्क इतना ही है कि वो बात अंदर ही छिपी रहती है, बाहर आती नहीं है। मैंने ये पहला एक कदम उठाया कि मैंने अंदर की बात बाहर रखी, और इसके वजह से इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया, क्योंकि लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि अपर क्लास, जो ऊपर वर्ग के जो लोग हैं, अब वो भी गे हो सकते हैं। वो एक ऐसी गैर मान्यता है लोगों के मन में थी कि सिर्फ मिडिल क्लास या लोअर क्लास वाले ही हो सकते हैं, अपर क्लास वाले गे नहीं हो सकते। तो मैंने कहा ठीक है, मैं साबित करके बताता हूँ कि मैं भी अपर क्लास से हूँ, मैं एक राज परिवार से हूँ, इससे अपर क्या हो सकता है, और मैं गे हूँ, तो कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकेगा कि ये कैसे बाहर आके और इसने अपने आप को ऐलान किया। तो दरअसल जब हमारे खुद के परिवार में आता है, जब माँ बाप को समझना मुश्किल होता है। दूसरे परिवार में कहना आसान है, कह ले फलाना गे है। दूसरा क्या है कि हमेशा शुरू से एक गैर मान्यता रही है गेस के बारे में। तो मैं अक्सर मेरे माँ बाप से ये सुना करता था कि अरे फलाने जगह का महाराजा वो हिजड़ा है। तो मैं बचपन में सोचता था, मेरे दिमाग में तो हिजड़ा वो होता है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स पे भीख मांगता है या मतलब ताली बजाता है। तो मैं सोचता था कि ये महाराजा गे कैसे हो सकता है। फिर जब मैं बड़ा हुआ तब मुझे मालूम पड़ा कि हमेशा लोग हमको और हिजड़ा समाज के लोगों के को मिक्स कर देते हैं साथ में। बल्कि गे होना और हिजड़ा होना बहुत अलग एक LGBT का ही प्रकार है, लेकिन अलग है। तो मैंने जब मेरे माँ बाप को बताया तो उन लोगों को तो उन्होंने तो बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। बोले कि अरे इसके तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी बचपन में, और हकीकत है कि मेरी गर्लफ्रेंड्स थी, मेरे बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स थी। और इसके पीछे कारण था कि मुझे गर्ल्स की तरफ ज्यादा सहानुभूति होती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरे क्लास के लड़कियों को छेड़े, इसलिए लड़कियां मेरे तरफ आने लगी और मैं उनको प्रोटेक्ट करता था। इसलिए मेरे कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरे सब गर्लफ्रेंड्स ही थी, लेकिन उनके साथ में मेरा कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं था। तो ये बात उनके समझ में नहीं आई। दूसरी बात, उनको लगता था कि इतने अच्छे संस्कार दिए हैं मुझे, इतना मतलब मेरा जो कल्चरल अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही अच्छा रहा है, और राजवी परिवार में जन्म लिया तो होना ही है, मतलब उसके लिए तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तो फिर ये गे कैसे हो गया? तो ये दूसरी एक गैर मान्यता है कि लोग अपने संस्कार के साथ में गे होना या नहीं होने को जोड़ते हैं, जो भी गलत बात है। मतलब
जरूरी नहीं है कि अच्छे संस्कार वाला गे नहीं बनेगा और बुरे संस्कार वाला गे बनेगा, वो भी एक झूठी बात है। तीसरी बात, मेरे जीवन में एक अशोक राव कवि करके व्यक्ति आए थे जिन्होंने मुझे मेरे अस्तित्व के बारे में बताया, जिन्होंने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं गे इंसान हूँ और मैं एक नेचुरल हूँ, नॉर्मल हूँ। वो इंडिया के सबसे पहले गे एक्टिविस्ट रहे हैं और वो मेरे पड़ोस में रहते थे, तो मैं अक्सर उनके घर जाया करता था। तो मेरे माँ बाप ने कहा कि नहीं, हमारा बेटा तो गे नहीं है, नहीं था। अशोक राव कवि ने अपने स्वार्थ के लिए मेरे बेटे को गे बना दिया। वो भी एक गैर मान्यता है। कोई गे बनता नहीं है, कोई लेस्बियन बनता नहीं है, हम जन्म से ही गे होते हैं। अगर कोई मुझे गे बना सकता है तो मैं फिर स्ट्रेट लोगों को भी तो गे बना सकता हूँ ना। तो वो क्यों नहीं समझ में आता लोगों को? तो ये ऐसे करके उन्होंने नहीं स्वीकारा मुझे। फिर भी मैंने कहा कि मेरा फर्ज था, मुझे माँ बाप को बताना था। अभी वो लोग स्वीकारे नहीं स्वीकारे वो उनकी इच्छा है, लेकिन मैंने उनको बताने का फर्ज अदा कर दिया। जी, मतलब ये सही में एक जानने वाली चीज थी जो आपने आखिरी में जो कुछ चीजें बताई कि आप किसी एक स्ट्रेट पर्सन को गे नहीं बना सकते, उन्हें एलजीबीटी कम्युनिटी से नहीं, और अगर कोई एलजीबीटी कम्युनिटी का है तो वो बनता नहीं है, वो होता है और वो खुद की रियलाइजेशन है, वो खुद की फीलिंग है। तो इसी से मेरा एक सवाल ये था कि जो आपने शुरुआती इस जवाब में ये बताया कि समाज ने जिस तरीके से इस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं दी और फिर आप बाहर आए और आपने बताया कि मैं राज परिवार से हूं तो क्या मैं बताता हूं कि ऐसा होता है। तो किस तरीके से ये पेरेंट्स और सोसाइटी का रोल इतना जरूरी होता है आज के वक्त की एक्सेप्टेंस वाला जो है कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे, पेरेंट्स एक्सेप्ट करे, पेरेंट्स समझे। तो इस रोल, जो ये दोनों का रोल है एक इंडिविजुअल के प्रति जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके का रोल हम देखना चाहते हैं? जी हाँ, देखिए, मैं समाज को, मैं पेरेंट्स को या जो भी लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं या हमें नफरत पैदा करते हैं, मैं किसी को भी दोषी नहीं ठहराता हूँ। मैं दोषी ठहराता हूँ तो उनकी अज्ञानता को। हमें गर्व होना चाहिए हमारी भारत की संस्कृति पे। दुर्भाग्यवश से हम नहीं हैं। हमारी संस्कृति में दुनिया की सबसे पुरानी सेक्स एनसाइक्लोपीडिया है जिसका नाम है कामसूत्र, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। अब ये कामसूत्र में खुलेआम समलैंगिकता के बारे में दर्शाया गया है, ट्रांसजेंडर्स के, हिजड़ा समाज के बारे में दर्शाया गया है। फिर भी हमारे देश में कामसूत्र तो दूर की बात है, सेक्स एजुकेशन, बेसिक सेक्स एजुकेशन हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। इसके वजह से समाज जो भी जानता है, वो जो सुनते हैं, जो उनको दूसरे लोग बोलते हैं उसके हिसाब से कहते हैं। उन्होंने थोड़ी देर इसके बारे में पढ़ाई की है। मेरे माँ बाप तो डबल ग्रेजुएट है, उन्होंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन उनको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है क्योंकि उनको पढ़ाया नहीं गया है। तो उनकी, इसलिए मैं जब भी ये लोग जिन्होंने मेरे खिलाफ ऐसा कहा, मैंने कहा मैं उनकी अज्ञानता को दोषी ठहराता हूँ और हमारी जवाबदारी है कि मैं उन लोगों को इस अज्ञानता से दूर करके उनको सच्चा ज्ञान दूं, उनको हकीकत, उनको एहसास दिलाऊं कि भाई कामसूत्र पढ़ो। तो अगर आप भारतीय हैं तो आपको भारतीय होने का गर्व होना चाहिए। आप क्यों ब्रिटिशरों के बनाए हुए कायदे के पीछे जा रहे हैं? जब हमने ब्रिटिश को आजाद किए तो इतने साल हो गए, तो हम क्यों उनके गुलाम अभी तक बने हुए हैं? हम हमारे संस्कृति के आधार पर हम कायदे क्यों नहीं बना सकते? हमारे पास खजुराहो है, हमारे पास और कितने मंदिर हैं जहाँ पे ओपन डिपिक्शन हो रहा है सेक्स का, होमोइरोटिक स्टैच्यूज। हमको क्यों शर्म आती है ये चीज पे? फिर लोग बोलते हैं अरे आप तो वेस्टर्न हो रहे हैं। मैंने कहा हम वेस्टर्न नहीं हो रहे हैं, आप हो रहे हैं। हम तो हमारी संस्कृति को हम लोग लेके पड़े हैं। हम कामसूत्र को हम सलाम करते हैं, हम खजुराहो को सलाम करते हैं। आप लोग हैं जो वेस्टर्न हो रहे हैं और हमारी संस्कृति को आपको शर्म आती है। मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, कामसूत्र पूरी दुनिया में मशहूर है सिवाय इंडिया के। हम लोग कामसूत्र से को छुपा के रखते हैं। नहीं, ये बहुत गलत बात है, बहुत गंदी चीज है, इसके ऊपर बात नहीं करना चाहिए। अरे भाई, कामसूत्र भारत से आई है, कोई बाहर से आई नहीं है। जीसस क्राइस्ट के भी जन्म से 400 साल पहले ये
किताब लिखी गई है, क्यों नहीं हम उसको अपनाते हैं? इसको कहते हैं अंग्रेजी में हिपोक्रेसी। सच्चाई को जानते हुए भी छुपाना, ये हिपोक्रेसी है। और मेरी लड़ाई हिपोक्रेसी के खिलाफ में है। मैं लोगों को जागृत करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि देखिए ये हकीकत है, आप प्लीज उसको, उसके तरफ आप मतलब ब्लाइंड आए या जो उसके ऊपर आंख पे पट्टी नहीं बांधो। उसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। खजुराहो में, जहाँ पे जो एक खजुराहो बहुत बड़ा मंदिर है, इस वो खजुराहो के भाग में जहाँ पे समलैंगिकता खुलेआम दर्शाई गई है, वहां भारत सरकार ने बैन कर दिया है वो जगह में जाने के लिए। क्यों भारत सरकार लोगों को वहां नहीं जाने देती? क्योंकि वो लोग छुपाते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं वो जगह नहीं जाना है। पर हमने वहां जाके फोटोग्राफ्स खींचे हैं, उसके आधार पे हमने सुप्रीम कोर्ट में वो फोटोग्राफ्स बताए, एविडेंस बताया कि देखो ये हमारी संस्कृति है, कि ये चीज हमारे देश में पुराने काल से चल रही है, तो इसको क्यों छुपाया जा रहा है? हम ये मेरे समझ में नहीं आता है कि हम सच्चाई को क्यों छुपाते हैं। क्या हम डरते हैं? क्या हमको शर्म आती है? ये मुझे सवाल समाज से पूछना है कि अगर आप भारतीय हैं तो आपको गर्व होना चाहिए भारतीय होने पे। तो ये मुद्दा, ये रोल है जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा रोल ये होना चाहिए कि हमें हमारी संस्कृति पढ़नी चाहिए। बल्कि कामसूत्र नहीं, रामायण, महाभारत, आप जो भी पुरानी किताब आप ले लो, सब में समलैंगिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। तो हम क्यों नहीं इसको स्वीकारने को तैयार है? जी मनवेंद्र जी, आपने अभी ये बताया कि हमारे पास खजुराहो है जहाँ पे जाने से मना कर दिया गया है। तो वो सवाल मेरे मन में ये खड़ा हुआ कि ऐसा बहुत दफा होता है कि जो हमारी उम्र के हैं या फिर जो हमसे छोटे हैं या थोड़े बड़े हैं, जो जिन्होंने अभी रियलाइज किया है या उन्हें अपने सेक्सुअलिटी के बारे में पता चला है, क्योंकि जैसे कि आपने मेंशन किया कि सेक्स एजुकेशन जो है वो काफी कम है, तो कैसे ये प्रोसेस जो है जहां एक इंडिविजुअल, जहां एक अपनी अभिव्यक्ति को समझता है, वो आगे की ओर बढ़ता है, वो समझता है कि वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को समझता है, तो उसके आजू बाजू जो लोग हैं, उसके पेरेंट्स, वो प्रोसेस में किस तरीके से वो खुद को समझे या सामने वाले जो उसके सपोर्ट में है वो उसको कैसे समझे, वो प्रोसेस किस तरीके से बाहर आना चाहिए? देखिए अभी बहुत अच्छी चीज ये हो गई है कि काफी पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्वीकारा है। मतलब चाहे वो गे हो, लेस्बियन हो, ट्रांस, पहले ऐसा नहीं था। अभी ये करीब 5 या 6 साल से ऐसा शुरू हुआ है। एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा ग्रुप है जिसको रेनबो पेरेंट्स के नाम से जाना जाता है, और ये एक संस्था है, इसका नाम स्वीकार रखा हुआ है। और इसमें ऐसे कई माँ बाप हैं, काफी इन्फ्लुएंशियल माँ बाप है, जिन्होंने अपना बेटा बेटी जो भी है उसको गे तरीके से, लेस्बियन से ट्रांस किया। तो हम इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए माँ बाप को हम लोग जागृत करते हैं। जैसे कि अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आया और बोलता है कि मेरी मम्मी मानने को तैयार नहीं है और मेरी जबरदस्ती शादी करवा रही है, तो हम उनको पूछते हैं कि भाई अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मम्मी की बात हमारी एसोसिएशन की मम्मी से करवा सकते हैं। क्योंकि अगर एक माँ एक दूसरी माँ से बात करे या एक पिता एक दूसरे पिता से बात करे तो वो ज्यादा असरदायक होता है, क्योंकि वो लोग इस चीज से गुजर चुके हैं। वो लोग उन्होंने अपने बेटे को या बेटी को समझा है, स्वीकारने की कोशिश की है और उसको स्वीकारा है। तो वो सारा प्रोसेस उनको मालूम है, क्योंकि काफी माँ बाप ऐसे भी हैं जो कहते हैं अरे ठीक है, अगर हम स्वीकारते हैं तो समाज का क्या, क्योंकि हमको तो समाज में रहना है। समाज बोलेगी अरे आप क्या कर रहे हैं, आपका बेटा बेटी जवान हो गए हैं, आप उनकी शादी क्यों नहीं करा रहे हैं? तो वो सब ये सारे सवाल के जवाब ये पेरेंट्स एसोसिएशन जो है वो दे सकती है। और मैंने अभी पैंडेमिक में भी, पिछले साल भी और ये साल भी, मैंने कितने माँ बाप को मतलब समझाया है, कितने माँ बाप तैयार हो गए। अभी हाल में एक इंडियन लड़का जो बाहर सेटल्ड है, उसकी शादी भी हुई है बाकायदा, और उसकी माँ बाप ने खुद वो शादी कराई बाकायदा, क्योंकि उनका मैंने संपर्क स्वीकार से करवाया और उसने अच्छे से समझाया उसकी माँ को, और वो लोग समझ गए। थोड़ा समय लगता है लेकिन समझ जाते हैं, और फिर धीरे धीरे, क्योंकि देखो हर एक माँ बाप को अपने बच्चे से प्यार होना चाहिए।
उसको नहीं देखना चाहिए कि मेरा बेटा ये, हाँ अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है तो जरूर से उसको रोकने की जरूरत है, लेकिन ये तो नेचुरल चीज है ना। अगर आज मैं लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ तो क्या वो गलत है? गलत नहीं है, उसको स्वीकारना चाहिए कि हाँ ये लेफ्ट हैंडेड है, ये हाँ जरूर से लेफ्ट हैंडेड लोग राइट हैंडेड लोग से कम होते हैं संख्या में, लेकिन ये कोई बुरी चीज नहीं है। तो उसको अगर माँ बाप सचमुच में बच्चों से प्रेम करते हैं तो उनको बच्चों से प्रेम करना चाहिए, उनके सेक्सुअल प्रेफरेंस को लेकर उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। जी जी बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि आपने कहा कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे, पेरेंट्स एक्सेप्ट करे, पर उससे पहले एक बहुत जरूरी चीज आती है सेल्फ एक्सेप्टेंस। पर हम कहीं ना कहीं खुद भी हम इस चीज में, अगर किसी की ये चीज होती है तो वो डरते हैं एक्सेप्ट करने से कि लोग क्या कहेंगे। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस कैसे किया जाए कि हाँ मैं ये चीज हूँ और मुझे सबको बताना है, तो ये चीज कैसे की जाए सर? देखो सेल्फ एक्सेप्टेंस आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। मैं अगर मेरी लाइफ की बात करूं तो मुझे 30 साल लगे मेरे अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं कौन हूं, और इसके पीछे कारण भी था। उस समय परिस्थितियां अलग थी, मैं जिस परिवार से आया था उसमें बहुत सारे रोक टोक थी, सोशल मीडिया नहीं था, फोन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, तो इसलिए मुझे समय लगा। अभी समय अलग है, अभी परिस्थितियां भी अलग है, अभी सोशल मीडिया है, कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा जरिया हो रहा है, तो अभी लोग भी हैं, अभी हमने कायदा भी बदल दिया है, तो इससे सेल्फ एक्सेप्टेंस जरूरी है। मैं हमेशा मेरे दोस्तों को बोलता हूँ कि भाई हमेशा शुरुआत सेल्फ एक्सेप्टेंस से करो, और एक अपने एक आइडेंटिटी जो है वो आप कायम करो कि मैं ये हूँ। क्या आप बाइसेक्सुअल हैं, क्या आप लेस्बियन हैं, क्या आप ट्रांस हैं, गे है, जो भी आपको नाम देना है अपनी सेक्सुअलिटी को, वो आप नाम देकर और आप अपनी आइडेंटिटी मजबूत करो। अगर आप ये कर दोगे तो आपके 50% आपके प्रॉब्लम्स हल हो जाए। क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर लोग जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनमें उनको बहुत मानसिक तकलीफ होती है, और बाद में चल के और फिर वो लोग पहले सोचते हैं अरे मैं तो बाइसेक्सुअल हूँ, मैं तो औरत के साथ शादी कर सकता हूँ, और फिर शादी करते हैं और फिर उनको रियलाइज होता है कि उनको तो लड़की की तरफ आकर्षण ही नहीं है, क्योंकि वो बाइसेक्सुअल है ही नहीं, वो गे हैं। फिर शादी टूटती है, डाइवोर्स होता है, उसमें कौन सुखी होता है? कोई सुखी नहीं होता। इसीलिए पहले अपने आप को अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम किसी की लाइफ के साथ खेल नहीं करें, किसी की लाइफ बर्बाद नहीं करें। तो सर जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि टीनेज लाइफ में हमें ये लगता है कि अगर हम दोस्तों के सामने जाकर ये चीज कहेंगे तो वो कहीं हमें ग्रुप से ना निकाल दें, या फिर वो हमसे बात करना ना बंद कर दें। तो अगर टीनेज लाइफ की बात की जाए तो किस तरीके से आपका फ्रेंड्स ग्रुप जो है आपको इस चीज के लिए मोटिवेट कर सकता है कि नहीं इसमें कोई गलत बात नहीं है, तो उसके क्या प्रोसेस हो सकते हैं सर? मैं स्कूलों के साथ काम कर रहा हूँ। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण लेना चाहता हूँ। नई दिल्ली में एक स्कूल है, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल। मेरे ख्याल से वो इंडिया के सबसे अच्छी स्कूल है। मैंने इससे अच्छी स्कूल अभी तक कहीं नहीं देखी है, जो इतनी प्रोग्रेसिव है, LGBT को लेकर इतना उन्होंने काम किया है, और उनके स्टूडेंट्स, वो स्कूल के स्टूडेंट्स खुद ट्रेनर्स हैं। वो लोग जाके दूसरे स्कूलों के स्टूडेंट्स के साथ में, टीचर्स के साथ में बातचीत करते हैं LGBT इश्यूज को लेकर। तो मुझे लगता है कि स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और इसमें स्कूल में खास करके हर एक स्कूल में एक काउंसलर होता है, और वो काउंसलर का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो एज ऐसा होता है कि जहाँ पे हम कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या हैं। तो अगर वो काउंसलर हो जो उसकी बात सुन सके, समझ सके, तो वो काउंसलर के जरिए ये जो भी आप प्रॉब्लम्स बोल रहे हैं कि लोग उनको वो ग्रुप से निकाल देंगे या जो भी करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे, बुलिंग का केसेस होते हैं, भेदभाव के केस होते हैं, ये सारा जिम्मेवारी वो काउंसलर उठा सकती है। और स्कूल इतनी सेंसिटिव होनी चाहिए, सेंसिटाइज होनी चाहिए इन मुद्दों को लेकर के उनकी अथॉरिटीज और सब, जैसे अगर मैं तो कहता हूँ कि टैगोर इंटरनेशनल स्कूल जैसी कई स्कूल होनी चाहिए भारत में, क्योंकि ऐसी स्कूलों की जरूरत है हमें जहाँ पे इतना वो लोग ओपन माइंडेड हैं, और वो लोग जो राइट एज में जो एजुकेशन देना चाहिए बच्चों को वो देते हैं। और आज मैंने जैसे बताया उनके स्टूडेंट्स, मैं जाके आया हूँ स्कूल में, और मैंने खुद अनुभव किया है कि कितने वो लोग जानकार है हमारे मुद्दों को लेकर।
तो ये सब स्कूल से शुरुआत होनी चाहिए। जी, आपने बहुत ही बेहतरीन बात कही कि स्कूल से ये चीज शुरुआत होनी चाहिए। काफी छोटे वर्ग से ही इस चीजों के बारे में बताना चाहिए, एक एजुकेशन होना चाहिए। आपने काउंसलर की बात करी, तो इससे सवाल ये था कि बहुत दफा ये होता है कि जब कुछ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, कुछ जो लोग होते हैं, वो जब अपने पेरेंट्स के पास खुलते हैं या अपने दोस्तों के पास खुलते हैं, बताते हैं कि वो ऐसा फील कर रहे हैं, उन्हें शायद उनके बारे में पता चल रहा है, तो कई दफा उसको ऐसी बीमारी के तौर पे लिया जाता है। कई दफा पेरेंट्स सोचते हैं कि ये शायद मानसिक रोग है, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। तो इस तरीके की प्रोसेस को या ये जो ऐसी चीजें होती हैं, इसको कैसे हम अवॉइड करें, कैसे हम बताएं कि क्या डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में, और इस पे अगर आप कमेंट करें। देखिए, सौभाग्य के तौर से इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने आज से कुछ साल पहले डिक्लेयर कर दिया है कि समलैंगिकता एक मानसिक बीमारी नहीं है, और साथ ही साथ इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने एक पेटिशन भी दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट में जब हम हमारा केस सुन रहे थे, और उनके भी काफी केस पेपर्स स्टडीज दिए गए, जिसके वजह से आज हमने जो कायदा जो हमने बदला है वो उनके वजह से भी हम बदल पाए हैं। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि इंडिया के सारे साइकेट्रिस्ट, सारे मनोवैज्ञानिक सेंसिटाइज्ड हैं इस बात को लेकर। मेरे काफी मीटिंग्स होती रहती है मनोवैज्ञानिकों के साथ में, साइकेट्रिस्ट के साथ में, भारत के कभी कभार वैसा जूम मीटिंग वगैरह होती है। तो मैंने एक बार एक सवाल ऐसा पूछा था कि भाई देखो, अगर कुछ लोग माँ बाप के पास जाते हैं और कहते हैं हम ये हैं, और फिर वो मनोवैज्ञानिक के पास ले जाते हैं, और अगर वो मनोवैज्ञानिक उनको कुछ उल्टी सीधी चीज बताता है और वो सेंसिटिव नहीं होता है, तो क्या करना चाहिए? तो वो एसोसिएशन ने मुझे ये बोला कि देखिए, अगर कोई भी भारत में मनोवैज्ञानिक इस तरह से बात करे कि ये एक मानसिक बीमारी है या कुछ है, तो वो फॉरेन एसोसिएशन को आप उनको रेफर कर सकते हैं, और वो एसोसिएशन की जवाबदारी होगी कि वो कैसे मनोवैज्ञानिक को सही मार्गदर्शन दें और वो कहें कि नहीं, ये चीज आपके पास जो ज्ञान है वो सही नहीं है, और अभी पूरी दुनिया में ये मतलब ये है, मतलब इवन अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने तो बहुत साल पहले कह दिया था कि मानसिक बीमारी नहीं है, और अब भारत में भी ये एसोसिएशन ने एक डिक्लेयर किया है कि ये मानसिक बीमारी नहीं है, और उनको मनोवैज्ञानिक को माँ बाप को समझाना चाहिए। जैसे कि मेरे केस में हुआ था, जब मेरे माँ बाप को आउट हुआ तो मैंने मनोवैज्ञानिक की सहायता ली थी, और मनोवैज्ञानिक ने मेरे माँ बाप को समझाया कि देखिए, आपका बेटा नॉर्मल है, नेचुरल है, और आपको इसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करना नहीं चाहिए, आपको इसको स्वीकारना चाहिए। इसलिए मनोवैज्ञानिक की भूमिका भी बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। तो ये है। दूसरा कि अभी भारत में बहुत सारी संस्थाएं भी हो गई है जो केवल एलजीबीटी मुद्दों पे काम कर रही है, जैसे कि मेरी संस्था है लक्ष्य ट्रस्ट, हमसफर ट्रस्ट है मुंबई में। ऐसे भारत में 150 से भी ज्यादा संस्थाएं हैं, हर एक स्टेट में कम से कम एक न एक संस्था तो है। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति को ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम आए या मुद्दे खड़े हो, उनको ऐसी संस्थाओं का संपर्क करना चाहिए। तो संस्था के द्वारा वो भी संस्था भी मदद कर सकती है। और जैसे मेरे पास आते हैं, मेरी संस्था के पास भी बहुत सारे केसेस आते हैं। ये संस्था का ये जो नेटवर्क है हमारे संस्थाओं का, उसका नाम है इन्फोसेम, INFOSEM, इंटीग्रेटेड नेटवर्क फॉर सेक्सुअल माइनॉरिटी। आप अगर गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको जो स्टेट में आपको संस्था चाहिए वो मिल जाएगी। तो वो ये संस्था में काउंसलर्स हैं, उनके खुद के मनोवैज्ञानिक हैं जो इनके साथ में काम करते हैं। तो इसके जरिए हम जो भी व्यक्ति को लाभ लेना है वो ले सकता है। ओके, तो सर जैसा कि मेरा अगला सवाल जो है वो ये है कि टीनेजर्स जो है बॉलीवुड मूवीज से काफी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो अभी जैसे बॉलीवुड जो है काफी ग्रो कर रहा है, और कहीं ना कहीं LGBTQ की कम्युनिटी से रिलेटेड जो भी मूवीज हैं वो कई सारी आ रही है, और साथ ही साथ मीडिया वो किस तरीके से इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है?
हमने एक मीडिया सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप किया था, वो भी हमसफर ट्रस्ट ने शुरुआत करके दी थी, और हमने उसके जरिए एक मीडिया सेंसिटाइजेशन मैनुअल बनाया है। और ये मैनुअल हमने ऑलमोस्ट 10 से 12 भारत की भाषाओं में बनाया है, क्योंकि हर एक स्टेट में हम जानते हैं अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो ये मैनुअल के जरिए हम मीडिया एडवोकेसी करते रहते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, क्योंकि मतलब लोग बदलते रहते हैं, इसलिए हम ये नहीं कह सकते अभी हमने वर्कशॉप किया तो अभी हमको करने की जरूरत नहीं। हम रेगुलर बेसिस पे प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, रेडियो, पॉडकास्ट, सब लोगों के साथ में मीटिंग करते रहते हैं। जब मैं कहता हूँ हम करते हैं, मतलब हमारी संस्थाएं करती हैं। जैसे मैंने अभी जॉय को बताया कि भारत में 150 से भी ज्यादा संस्थाएं पूरे भारत में है, हर एक स्टेट में है। तो हर एक स्टेट में ये काम हो रहा है, और ये मीडिया एडवोकेसी के जरिए हम मीडिया को अवेयर करते हैं कि कौन से शब्द यूज करने चाहिए मीडिया में कुछ भी चीज बताने के लिए, क्या कौन सी स्टोरीज कवर होनी चाहिए, पॉजिटिवली किस तरह से मुद्दे बाहर आने चाहिए। ये सारी चीज हम ये एडवोकेसी के जरिए, और ये मैनुअल जो हमने छापा है, ये एक किताब है, एक बुकलेट है, वो मैनुअल हम उनको देते हैं पढ़ने के लिए कि आप इसको पढ़िए, आपको खुद से खुद आपको नॉलेज हो जाएगा हमारे लोगों के बारे में, हमारे मुद्दों के बारे में। तो उस तरह से हम ये एजुकेशन मीडिया को दे रहे हैं, और उससे काफी फर्क पड़ा है। क्योंकि अभी पहले क्या था कि सिर्फ अंग्रेजी न्यूज जो मीडिया थी वो हमारे बारे में पॉजिटिवली कहती थी। अब हर एक भाषा की मीडिया, चाहे हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, बंगाली, जो आप भाषा लो, अब वर्नाक्युलर मीडिया वाले भी पॉजिटिव स्टोरीज लिख रहे हैं, अच्छी कहानियां लिख रहे हैं, और सही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हमने ये इतने साल ये सब इन्फोसेंट के जरिए ये मैनुअल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो इससे काफी फर्क पड़ा। अभी भी हमको और जागरूकता फैलाने की जरूरत है, लेकिन अभी काफी पहले से तो बहुत फर्क पड़ा है। जी, बात तो सही है कि काफी फर्क पड़ने लगा है। जैसे शुरुआती के सवालों में ही आपने बताया मनमेंद्र जी की इस बार का जो प्राइड मंथ है बहुत ही ज्यादा एक एको में हो रहा है। लोग ज्यादा एक्सेप्टेड और ज्यादा एक्सेप्टेंस भी दे रहे हैं, ज्यादा एक्सेप्टेड भी फील कर रहे हैं। तो सवाल यही था कि 21वीं सदी जो अभी 21st सेंचुरी हमने शुरू कर दी है, और ये साल जो है, जो पिछला साल है, जो कुछ साल हमने देखे जहां पे LGBTQ बहुत आगे बढ़ा, वो था 377 के हटने के बाद। तो कितना फर्क पड़ा है, कितना प्रभाव पड़ा है, क्या परिवर्तन देखने को मिला है हमें हमारे देश में कि ये जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी कितना फ्री फील कर रहा है, या उसने क्या चेंजेस एक्सेप्ट किए, क्या चेंजेस फील किए, क्या प्रभाव देखने को मिला? अगर आप उस पर कमेंट करें। जी मनमेंद्र। हाँ, ये बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट था। इस जजमेंट के द्वारा ये साबित हो गया कि जो लोग भी हिपोक्रेट्स हैं, जो लोग मतलब सच्चाई को अपनाना नहीं चाहते हैं, उन लोगों की हार हुई है, और ह्यूमैनिटी, जो मानवता की तरफ जो लोग जाते हैं और जो सच्चाई की तरफ जाते हैं, उनकी जीत होती है। इसलिए हमारे यहाँ एक स्टेटमेंट है ना, सत्यमेव जयते। इसलिए सच्चाई की तो जीत होगी। जैसे मैंने कहा, मेरी लड़ाई सच्चाई के बेसिस पे लड़ी, और सच्चाई की जीत हुई। और कौन हारे? जो लोग दम्भी हैं, जो लोग हिपोक्रेट्स हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस जब अपील में गया, तब एक इतिहास रचा गया, जब भारत के तमाम धर्मगुरु, जो धर्म ले लो, वो धर्म के सारे गुरु एकत्रित होके और उन्होंने हमारे खिलाफ लड़ाई की। बहुत अच्छा हुआ कि ये हुआ, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। हम जानते हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच में तो हमेशा झगड़ा चलता है, लेकिन फिर भी हिंदू और मुसलमान एक साथ होकर और हमारे लिए उन्होंने केस लड़ा, और एक भी धर्म गुरु जीत नहीं पाया। क्योंकि हमेशा लोग धर्म का आधार देते हैं कि अरे हमारे धर्म में तो ये है, हमारे धर्म में वो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए। एक भी धर्म गुरु ये नहीं साबित कर सका कि समलैंगिकता एक गलत है, एक खराब मुद्दा है, या एक क्रिमिनल है, या कुछ भी है। एक भी धर्म गुरु नहीं जीत पाया। इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात हुई। दूसरा कि ये इतना ऐतिहासिक कायदा था, ये दुनिया का सबसे ऐतिहासिक कायदा में माना जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने भी भारत की पीठ के ऊपर शाबाशी दी है कि भारत की संविधान सचमुच में दुनिया का सबसे बढ़िया संविधान है।
जो भारत के हर एक नागरिक को इक्वल राइट्स देने में मानता है, चाहे वो गे हो, चाहे वो ट्रांस हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, जो भी हो वो भारत का नागरिक है और उसको हर एक को इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। ये इस कायदे ने साबित करके बताया। इसलिए जिस लोगों ने भी ये कायदा पढ़ा या इसके बारे में जाना है, उससे काफी हमारे जैसे लोगों का प्रचार हुआ है। और हमारा सबसे बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि हमारे एलाइज जो ये कम्युनिटी से नहीं बिलोंग करते हैं, वो काफी बड़े मतलब संख्या में लोग हमको सपोर्ट करने लगे ये कायदा बदलने के बाद में। माँ बाप के मन दिमाग में बदलाव आया, मीडिया के बदलने लगी, बॉलीवुड में अभी फिल्में बनने लगी है जो बहुत पॉजिटिव उस पर आ रही है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में बहुत बदलाव आया है। इसलिए काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, पर अभी तक भी इतना बदलाव नहीं देखने को मिल रहा जितना कि होना चाहिए। इसलिए उसके लिए बहुत हमको काम करने की जरूरत है, लोगों को जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और मैं कहता हूँ सबसे अच्छा बदलाव तो ये आया है कि आज स्टूडेंट ग्रुप्स, जो युवान पीढ़ी है हमारी, और हम जानते हैं कि द यूथ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा युवान पीढ़ी अगर देखे जाए तो भारत में है, दुनिया भर में, दुनिया अगर की बात करूँ तो। और ये युवान पीढ़ी में बहुत सारी उत्सुकता है, उनको जानने की बहुत जिज्ञासा है कि हम क्या हैं, हम हमारे बारे में हमारे मुद्दे क्या हैं। मेरे पास इतने मतलब 2018 से लेकर अभी तक मुझे इतने इन्विटेशंस आते हैं स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से। पिछले साल पैंडेमिक के वक्त मुझे 15 साल की लड़की, 14 साल का लड़का मुझे इंटरव्यू ले रहे हैं। खैर उनके माँ बाप भी उनके साथ में थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि आज इतने कम उम्र के बच्चे भी हैं, माँ बाप उनके साथ में हैं, वो लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज ये युवान पीढ़ी है जिसके जरिए हमको बहुत बड़ी आशा है भारत के ऊपर। क्योंकि अगर हम इस युवान पीढ़ी के मन में बदलाव ला सकते हैं, उनको अगर हम सच्चा ज्ञान दे सकते हैं, तो ये हमारा भविष्य है, हमारे कल्चर का भविष्य है, हमारा देश का भविष्य है। और अगर ये युवान पीढ़ी अगर हमारे बारे में जानने लगेंगे, हमको स्वीकारने लगेंगे, तो आगे चल के जो पीढ़ी आएगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, वो ज्यादा अवेयर होगा, ज्यादा इन्फॉर्म्ड होगा। और आज अगर अभी जैसे तुम हो, यू आर जॉय, राइट, यू विल बिकम बिग, वन डे यू विल बिकम अ फादर। आज कल उठ के तुम्हारा बेटा या बेटी तुमको आके बोलेगा, हे डैड, मैं गे हूँ, मैं लेस्बियन हूँ, तो तुम उनको ज्यादा अच्छे से स्वीकार सकोगे, क्योंकि तुम ये मुद्दों के बारे में जानते हो, तुमने इसके बारे में जानने की कोशिश की है और तुमने जान के हमको स्वीकारा है। तो ये बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत अच्छा बदलाव आया है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि हम आगे की पीढ़ी में हम बहुत अच्छा बदलाव देखेंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और सर जैसे कि यहाँ पर हमारे साथ और भी कई स्टूडेंट्स जुड़े हैं और उनके भी कई सारे सवाल, और साथ ही साथ हमारे प्रोफेसर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल आया है, सवाल पूछा है यहाँ पर अनेरी ठक्कर ने कि सर देयर आर मैनी पीपल फ्रॉम LGBTQ community who doesn't wish to be any influencer but live a simple life, get married, have a family, hence they choose to fly to foreign countries. Do you think that's the right decision? एक कहावत है, द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ फेंस, ऐसा एक अंग्रेजी में कहावत है। तो हमेशा हमको लगता है कि बाहर की दुनिया हमारे से ज्यादा अच्छी है, पर वैसा हकीकत नहीं है। सच मानो तो भारत, अगर मैं कहूँ तो दूसरे देशों से कई ज्यादा सेफ और सुरक्षित है। मैं कई देशों में घुमा हूँ और मैंने कई प्राइड मार्चेस भी अटेंड किए। भारत के जो प्राइड मार्च मैंने अटेंड किए, एक भी प्राइड मार्च ऐसी नहीं है जहाँ पे वायलेंस हुआ है, जहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है, जहाँ पे कोई हिंसा हुई है या ऐसा कुछ भी हुआ है कि जिससे कि हमको भय होना चाहिए। बाकी दुनिया भर के जितने भी मैंने प्राइड मार्चेस मैंने जिसमें भाग लिया है, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया या साउथ अमेरिका, जहाँ पे भी गया, सब में सभी प्राइड मार्च में विरोध हुआ है। बल्कि मॉरिशस में तो प्राइड में तो किस लोगों ने तो मेरी जान लेने की भी कोशिश की। तो ये भी हुआ है।
और लॉस एंजलिस में तो बॉम्ब रखा गया था हमारे प्राइड मार्च में, और सैन फ्रांसिस्को में भी वायलेंस हुआ है, स्वीडन में वायलेंस हुआ है। इसलिए मुझे लगता है एलजीबीटी को लेकर भारत, भले ही अभी लोग स्वीकार नहीं रहे हैं या अभी भी लोग हिचकिचा रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के नाते पे भारत बहुत सुरक्षित देश है। क्योंकि अब एक मैं उदाहरण देना चाहूंगा, थोड़े कुछ साल पहले ऑरलैंडो नाम के एक शहर में, फ्लोरिडा में, एक व्यक्ति एक गे क्लब में, बार में घुस के उसने सब गे लोगों को मार डाला। ऐसा कहाँ किस्सा सुनने को आया इंडिया में? जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, शादी करो, जिंदगी रखो, वो सब चीज ठीक है, लेकिन हमारी जान ही नहीं रहेगी, हमारी लाइफ ही नहीं रहेगी, तो फिर क्या फायदा? इसलिए भारत एक सुरक्षित देश है, मुझे लगता है यहाँ पे रहना चाहिए और यहाँ की परिस्थितियों को देखकर और हमारी लाइफस्टाइल बनानी चाहिए। जी जी। और दो सवाल एक ही जैसे आए हैं मेरे पास, पार्थ मोंडेरा और प्रद्युमन से, कि वो यही पूछना चाहते हैं कि आप किस तरीके के इंस्पिरेशन देना चाहेंगे या बताना चाहेंगे कि क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप आज के यूथ से, और कैसे उन्होंने इस मुहिम को आगे लेके जाना है, कैसे एक्सेप्टेंस बढ़ाना है, कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे इस चीज को और एक्सप्लोर करें। कैसे बहुत सारे युवा जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं आज के टाइम पे कि उनकी सेक्सुअलिटी क्या है। तो ये जो 2-3 मुद्दे हैं जो यूथ से आप एक्सपेक्ट क्या करें कि वो कैसे समझें अपनी सेक्सुअलिटी को, वो अगर समझते हैं और सामने वाला उनके पास खुलता है तो वो उसको कैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्टेंस की ओर ले जाए। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारी यूथ से, और क्या आप सोचते हैं कि कहाँ पे जा रहा है हमारे इस यूथ का फ्यूचर? देखिए, सबसे पहले तो खुद को ज्ञान देना जरूरी है। अगर आप इस मुद्दे को के बारे में जानते नहीं है तो प्लीज एजुकेट योरसेल्फ, इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। हमारी जैसी संस्थाएं भी बहुत सारी है, जैसे मैंने बोला भारत में, उनको आप अप्रोच करके और उनसे सलाह ले सकते हैं कि हमको क्या करना है। अगर आपको एक यूथ एलाय बनना है तो इसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने की जरूरत है। जैसे मैंने बोला कि हमको आज समाज में कुछ भी बदलाव लाना है तो उसके बारे में बोलना जरूरी है। हम अगर हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। वी हैव टू ब्रेक द साइलेंस, वी नीड टू टॉक अबाउट इश्यूज, और तभी बदलाव आएगा। इसलिए प्रचार करो, लोगों को इसके बारे में बताओ कि भले ही उसके ऊपर अगर नेगेटिव डिबेट्स भी होंगे, अगर नकारात्मक भी कुछ जवाब आएगा, कोई बात नहीं, पर डिबेट से ही चीज बात बनती है ना, तो उसके ऊपर बातचीत करो। जो लोग गे हैं, जो लोग लेस्बियन है, ट्रांस है, एलजीबीटी से है, अगर उनको काउंसलिंग की जरूरत है तो मैंने कहा कि हमारे संस्थाओं में काउंसलिंग बहुत होता है। मैं खुद एक काउंसलर हूँ, मैं भी ट्रेन काउंसलर हूँ, मेरे पास भी केसेस आते हैं। आपको अगर हमारी संस्था का संपर्क करना है तो हमारी संस्था का नाम है लक्ष्य ट्रस्ट, www.lakshatrust.com। उस वेबसाइट में जाके आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। हम आपको मार्गदर्शन देंगे कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, वो सब हम करने को तैयार हैं। पर हमको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम अपने आप को स्वीकारेंगे तो हम दूसरे लोगों को भी स्वीकार सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और हमारे फैकल्टी के प्रोफेसर डॉक्टर शशिकांत भगत सर का सवाल है कि हाउ एलजीबीटी कम्युनिटी कैन बी द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स इन नेशनल डेवलपमेंट, स्पेशली एंटरिंग इन पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एग्रीकल्चर। बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं ये सवाल का जवाब देने से पहले एक वर्ल्ड बैंक के बारे में, एक स्टडी के बारे में बताना चाहता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने कुछ साल पहले एक स्टडी किया था और इंडिया को लेकर, और मैं वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स को भी मिला हूँ, और उन्होंने ये कहा था कि द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया विल डिपेंड अपॉन हाउ मच इंडिया इज एबल टू रिकॉग्नाइज द ह्यूमन राइट्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। और ये स्टडी 2018 से पहले हुई थी। तो उसमें ये एक साबित करके बताया कि भारत के आर्थिक विकास का जो तालमेल है वो भारत के नागरिक को कितने हक मिल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये सीधा एक सवाल आया है कि क्या भारत एलजीबीटी कम्युनिटी को राइट्स देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। अगर देना चाहते हैं
तो भारत का विकास बहुत अच्छे से हो सकता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। हमारे लोगों में इतना टैलेंट भरा पड़ा है और ये नेचुरल है। अगर हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले, हमारे साथ भेदभाव नहीं हो, हमें अगर हमारे टैलेंट को देखकर हमको अगर जॉब मिले तो भारत बहुत तरक्की कर सकता है। जैसे हमारे पास में इसके एविडेंस भी है। कई ऐसे देश हैं, अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी राइट्स मिले हैं एलजीबीटी कम्युनिटी को, उन देशों को आप देखो कितना तरक्की किया है उन देशों ने, कितने मास्टर्स स्किल हमारे पास हैं। आज एप्पल के जो सीईओ है टिम कुक, ही इज गे। हम अगर लोग हमको हमेशा मानसिक बीमारी के साथ जोड़ना शुरू करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है ये देश का। हमारे टैलेंट का उपयोग करो, हमारी आईक्यू का उपयोग करो और इस देश की तरक्की की तरफ आप जाओगे तो ये देश की तरक्की होगी और देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सबका फायदा होगा। लेकिन वो जब होगा जब हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। आज हमारे देश में अगर हम वर्क प्लेस में आउट हो जाते हैं, अभी एक मेरा किस्सा हुआ था मेरे फ्रेंड के साथ में, उसने अपने बॉस को बताया वो गे है, तो उस बॉस ने उसकी प्रमोशन रोक दी। क्यों? बोला अरे तुमको क्या प्रमोशन की जरूरत है, तुम तो गे हो, तुम्हारी तो शादी नहीं होने वाली है, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, तो तुमको प्रमोशन की क्या जरूरत है। मैंने कहा अरे ये कोई बात हुई, क्यों उसको प्रमोशन नहीं मिलना चाहिए। हमने उसके सामने केस किया बॉस के सामने और बॉस ने माफी मांगी और बोला कि नहीं मैं माफी चाहता हूँ, मैंने उसके मानव अधिकार का उल्लंघन किया है। तो इस तरह से हमको हमारे ये समाज को की जो खूबियां हैं वो देखनी चाहिए। मैं कितने एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि हमारे कम्युनिटी में कितने एक से एक दिग्गज लोग हैं जिनके पास में इतना हाईली क्वालिफिकेशंस है, टैलेंट है। अगर वो हम पहचान करके उनको मौका देंगे तो जरूर से हम भारत को मतलब एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और मैं मेरे और साथियों से पूछना चाहूंगी कि अगर आपके कोई सवाल है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्रोफेसर कौशल सर और शिरीष सर से भी मैं पूछना चाहूंगी कि अगर उनका कोई सवाल है तो प्लीज वो पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा एक सवाल है जी कि सर 2018 में समलैंगिक विवाह को अधिकार मिला था और 2019 में ट्रांसजेंडर जो हैं उनको अधिकार मिला था। एक कानूनी अधिकार बिल पास करके राज्यसभा और लोकसभा के तहत एक कानूनी अधिकार मिला था। तो मेरा कहना ये है सर, सवाल कि क्या सिर्फ कानून बना देने से इस समुदाय को समाज में बराबर का अधिकार मिल जाएगा, या फिर जैसे कि अगर हम चाहते तो हैं कि आप हमारी तरह लाइफ स्टाइल में जिए, आपको अधिकार मिले, लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है कंपनी में जॉब के लिए या फिर हमारे साथ चलने के लिए, तो हम कहीं ना कहीं हिचकते हैं कि नहीं, ऐसे लोगों को अपने साथ रखना ठीक नहीं है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कैसे दूर किया जाएगा? सिर्फ कानून बना देने से या फिर समाज में कुछ और भी बदलाव लाने की जरूरत है? अच्छा, देखिए मैं आपके सवाल में एक करेक्शन करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में समलैंगिक विवाह को राइट नहीं दिया है। विवाह के बारे में हम अभी तक लड़ रहे हैं। समलैंगिक संबंध जो है उसको हम अभी सुप्रीम कोर्ट गुनहगार नहीं ठहराती है, वो बदलाव आया है। विवाह के लिए अभी तक कोई ऐसा कायदा नहीं आया है कि जहाँ पे हम विवाह कर सकते हैं। तो मैं आपके एक सवाल का मैं करेक्शन करना चाहता हूँ। दूसरा, हाँ जरूर से ट्रांसजेंडर बिल पास हुआ है राज्यसभा में, लोकसभा में, और गे राइट्स के बारे में भी ये सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा कायदा दिया है। लेकिन आपकी बात सही है कि अभी तक भी लोग कायदे को मानने के लिए तैयार नहीं है। काफी लोग कहते हैं कि नहीं ये कायदा तो भारत को पीछे लेके जाएगा और भारत की बर्बादी हो जाएगी। कई लोग ऐसे हैं, लेकिन हमको भी हमारे सुप्रीम कोर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि ये भारत के सबसे ऊंचा न्यायालय है, उससे आगे कोई न्यायालय नहीं है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी अगर जजमेंट दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया है। इसलिए सबसे पहले तो हमें सुप्रीम कोर्ट के कायदे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरा, ऐसे केसेस होंगे कि जहाँ पे लोगों के साथ में भेदभाव आएगा, लेकिन जरूरत होती है कि ये भेदभाव को चैलेंज किया जाए। और अभी हमारे पास में एक कायदा है जो
कहता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो जरूर से आप जो भी व्यक्ति अगर ये भेदभाव करता है तो वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट के जरिए ये चैलेंज कर सकता है कि मेरे साथ में भेदभाव हुआ है, मेरे साथ में ये नौकरी में ये हुआ है, और वो लड़ सकता है। हाँ, आपको हमारी आवाज उठानी पड़ेगी। मैंने कहा ना, कुछ लड़े बिना कुछ नहीं मिलता है। अगर मैं चुपचाप बैठे रहता तो कुछ नहीं होने वाला था। मैंने लड़ाई की तो मुझे मेरे कायदे मिले, मुझे मेरा हक मिला। तो जरूर से व्यक्ति को कोर्ट में जाना चाहिए। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन के जो मुद्दे पे अगर कोर्ट पे जाएगा तो वो 100% कोर्ट उसको फेवर करेगी। मैंने खुद ने लोगों का केसेस में मैंने भाग लिया है, और जिसके साथ भी भेदभाव हुआ है, सब लोगों को मैंने सबक सिखाया है और उन लोगों को अपना ये स्वीकार करवाया है कि वो लोग ने गलत कदम उठाए। Manvinder ji, good afternoon. This is Dr. Shashikant this side here. I have a question related to the media. Do you think the media, we all know that the media is sensitizing many aspects of the human life. We touch many aspects. Any suggestions for mass communicators, especially the reporters, cameramen, photographers, and all forms of mass communicators? When they post of contents towards LGBT community, do you like to suggest them or to give some tips to for what should be posted in terms of content, what should not be posted in terms of content, so that community can lead towards positive way? I think I've already answered this question, but I don't mind repeating it again. Yes. We have a media banker with us, which has been designed by the LGBT groups, by the LGBT organizations, which we are doing media advocacy at different levels in different parts of India, where we are trying to sensitize all the media, whether they are cameramen or they are any part of the media, they are broadcasters, podcasters. And now a very good thing has happened is that media themselves is approaching us, and they want us to be part of the media. For example, very recently Red FM has invited me, and I've been appointed as one of the podcasters for Red FM, which has started the first time it has started a podcast exclusively on LGBT. It is called LGBTQ, and I will be taking interviews of different LGBT personalities and allies, and it will be podcast all over India on Red FM. So I think if the media wants, they can definitely take help of community. If Red FM can do it and appoint me to podcast the shows or take interviews, then I'm sure a lot of other media, I've got offers from other print media as well, where they want me to be the guest editor and to write stories about it. So I think it's a media initiative and it's gradually happening. Thank you. थैंक यू बहुत शुक्रिया मनविंदर जी। हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर शिरीष काशीकर जी, उन्होंने उनका कोई एक सवाल था, तो शिरीष सर अगर आप अपना सवाल रखें। मनविंदर जी, मेरा सवाल ये था कि सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और ओरिएंटेशन को लेकर तो लक्ष्य ट्रस्ट या बाकी हमसफर ट्रस्ट वगैरह जो संस्थान हैं वो काफी अच्छा काम कर ही रहे, पर इसके साथ एक दूसरी बात जुड़ी है, वो है समाज की मानसिकता। हालांकि उसके ऊपर आपने बात कही, पर मेरा सवाल थोड़ा अलग है कि खास करके जिसे हम हिजड़े कहते हैं, यूनुक्स, या ऐसे लोग जिनका सेक्सुअल प्रेफरेंस थोड़ा अलग है और समाज उनको एक बड़े अलग नजरिए से देखता है, तो वो जिस प्रकार के कामों में पहले से जो वो करते आ रहे हैं वही काम उनको अभी भी कंपल्सरीली करने पड़ रहे हैं। ऐसे लोग बहुत कम है उनमें से जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में कहीं किसी न किसी प्रकार से अपनी हिम्मत पर, अपनी ताकत पर सेटल हुए हैं, पर अगर हुए भी हैं तो भी उनको उनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो कई बार समस्या खड़ी करता है। तो इस प्रकार के लोग जो हैं उनको थोड़ी हिम्मत देकर और उनको कोई नई ट्रेनिंग देकर मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने के लिए क्या कोई काम चल रहा है? और सरकार के ऊपर भी, जैसे सरकार ने और अलग अलग प्रकार के ओरिएंटेशन के लोगों के लिए पॉलिसीज बनाई हुई है,
मान लीजिए दिव्यांग लोग हैं तो दिव्यांगों के लिए पॉलिसी है, तो इस प्रकार की कोई पॉलिसी सरकार बनाए, ऐसा कोई आप दबाव बना रहे हैं या आप लोगों ने कोई रिप्रेजेंटेशन किया है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और इसके लिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारत सरकार मेरे ख्याल से एक पहली सरकार है जिसने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के जरिए ट्रांसजेंडर्स के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। बल्कि अमेरिका में भी अभी भी ट्रांसजेंडर्स को लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े। अभी मेरी बात अमेरिका से हो रही थी, जहाँ पे एक स्टेट में, फ्लोरिडा स्टेट में, उनके गवर्नर ने ट्रांसजेंडर्स के साथ में भेदभाव किया है और उनको स्पोर्ट्स में जाने के लिए रोक रहे हैं कि वो लोग स्पोर्ट्स में नहीं भाग ले सकते। बल्कि भारत के जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है भारत सरकार की तरफ से। हाल ही में एक इतिहास रचा गया है कि जहाँ पे भारत में सबसे प्रथम ट्रांसजेंडर शेल्टर होम का उद्घाटन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं मिस्टर थावरचंद गहलोत, उनके जरिए हमारी संस्था लक्ष्य ट्रस्ट को ये पहला शेल्टर होम प्रदान किया गया है जो वडोदरा में चल रहा है। यह सिर्फ शेल्टर होम नहीं है, इस शेल्टर होम में हम लोग खाना पीना रहने की सुविधा के साथ साथ में हम उनको कैसे सशक्तिकरण की तरफ लेके जाएं, उनकी कैसे स्किल्स डेवलप करें ताकि उन लोगों को हम सेल्फ एम्प्लॉयड बना सके, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज दे सकें ताकि वो एम्पावर्ड हो और अपने पैरों पे खड़े हो। और जो भी आपने सवाल उठाए वो सब चीजों को लेकर कैसे उनके साथ उनमें बदलाव लाना चाहिए उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अगर मैं गुजरात स्टेट की बात करूं तो गुजरात स्टेट की भी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के साथ में मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूं और वहाँ पे भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनने जा रहा है जहाँ पे हर एक ट्रांसजेंडर का समझना चाहिए कि 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांस वुमन, ट्रांस मैन और हिजरा कम्युनिटी। तीनों के प्रतिनिधि का ये ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड बनने जा रहा है जो ये तमाम मुद्दे जो है उनके सोशल एंटाइटलमेंट्स है जैसे राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट्स, ये सब हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि उनको अपना हक मिले और साथ साथ में उनकी रोजी रोटी के ऊपर, उनके रोजगार के ऊपर, उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। इसलिए शुरुआत हुई है और हमें आशा है कि इसके ऊपर अच्छा काम हो रहा है और भारत सरकार हमारे साथ में है, ये मैं कहना चाहूँगा। जी, तो कुछ सवाल हमारे छात्रों से भी था। प्रद्युमन का एक सवाल है, प्रद्युमन आप पूछ सकते हैं। प्रद्युमन? Oh, yes, sir. So my question is, influencers play a very important role in influencing people, and there are a lot of influencers who are homophobic, who think it is very okay to crack homophobic jokes, and because that influences people in a very wrong way. So how can we work on it? Because people don't believe in educating themselves, but they blindly trust on people they think have much more information than them. But then that doesn't come out true every time because not everyone has information about it. Most of them thinks it's not okay to be a part of LGBTQ community. Yeah, a very good question. So I would like to tell you one thing before even I talk about it. See, homophobia is a very interesting subject. And there was recently a study done by one university, I'm forgetting the name, I think it was Harvard or something else, where it was scientifically proved that a lot of homophobia comes from the LGBT community itself. And why? Because we are not ready to accept. Just now I was answering this question asked by Pooja. And I said, yeah, the self-acceptance is very important because if you're not able to accept ourselves, we don't want others also to accept us. So therefore, we are trying to tell the community, please accept yourself, because self-acceptance will help you get rid of your own homophobic behavior. Secondly, definitely there are influencers who are homophobic. We have to find allies in that similar stream. For example, in the religious leaders, there are homophobic and there are religious leaders who are also favoring us. So we have to use those allies in that particular field to influence upon the homophobic ones.
And we have done that. I have done that in the past. I have done advocacy with government, with political leaders, with religious leaders, with education institutions, media, and wherever I have done my advocacy, I am trying to identify allies and create more and more allies, because it are those allies which are going to influence upon the homophobic influencers and change their mindset. जी सर, तो सर यहाँ पर नंदिनी हमारी एक छात्रा, उनका भी एक सवाल है। सो नंदिनी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा सवाल सर से है कि सर ऐसे काफ़ी सारे सिचुएशंस हमने देखे हैं कि जिसमें जो एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स हैं उनका कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ लोगों के द्वारा मिसयूज होता है, और जिस कारणवश ये इम्पैक्ट लोगों के बीच में छप जाती है कि ये लोग कुछ अलग ही सेंस में अपनी कम्युनिटी को लेके जा रहे हैं। तो इस पर आपकी ट्रस्ट का क्या कहना है? आप क्या एक्शंस लेते हैं अगर if someone tries to break their try to misuse their rights, then how will you deal with them? See, I think I mentioned this already, that now we have a very strong legal foundation which has been given to us by the Supreme Court, where Section 377 was decriminalized. If anyone tries to misuse the law, or anyone who is violating the law is a criminal. We are not a criminal, but the person who misuses the law is a criminal. First of all, we as citizens of India should be aware of our constitution. You answer this question: how many Indians even know what is the Indian constitution? How many of us have read the Indian constitution? We should be aware of our own rights. Nobody should have the right to misuse our rights. If we are aware of our rights, and then you can challenge that, no, you are doing a wrong thing because you are misusing my right. You are violating the human rights which are guaranteed to us by the Indian Constitution. And if still that is happening, you have the right to knock the doors of the court, take legal action against that person. And we have a legal cell in our Lakshya Trust. We work with lawyers, we work with judicial system, we work with police authorities. And we are also working for domestic violence against women. We are not just working for LGBT population. We work for women as well, for women's rights, for violence against women. And we see that person, because whosoever has misused the rights or taken advantage is definitely a criminal, and he or she should be punished and taken to task. Then only they will understand that they cannot play with anyone's life. Exactly, sir. हमारे पास और एक सवाल है जो जीनल ठक्कर से आया है, और काफी इम्पोर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या किस नजरिए से आप देखते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमारे देश का LGBTQ अडॉप्शन को लेके, कि अडॉप्शन बाय सिंगल LGBT पीपल और रिकॉग्नाइज्ड बट नॉट बाय द सेम सेक्स पीपल. सो ये जो अडॉप्शन वाला जो एक मसला है, एक मुद्दा है, उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और हमारे देश का उस तरफ क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और ये कहां तक इसका फ्यूचर क्या है और कैसा है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हमको जरिए सिर्फ हमारे जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो हमको जो मिले गए थे और हमारे से जो छीन लिए गए थे वो हमको दिए गए हैं. अभी रहा सवाल LGBT मैरिज का, अडॉप्शन का, तो ये सब मुद्दों के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. अभी हमने एक पिटीशन मैरिज के ऊपर चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसका हियरिंग हो रहा है. सेम वे अडॉप्शन के ऊपर भी पिटीशंस फ्यूचर में दाखिल होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी खास करके ये पैंडेमिक के जरिए कितने बालक ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए, इनके माँ बाप कोरोना की वजह से उनकी मृत्यु हो गई है. तो इन बच्चों को भी अच्छा लाइफ, अच्छा भविष्य जीने का हक है. और अगर ये कायदा अगर हमारे देश में आ जाए, अडॉप्शन के का रूल अगर आ जाए कि गे कपल्स और लेस्बियन कपल्स, सेम सेक्स कपल्स भी अडॉप्ट कर सकते हैं, तो हम उन बच्चों को कितना अच्छा भविष्य दे सकते हैं. तो इसलिए ये बातचीत भी हमारी सरकार के साथ चल रही है और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ भी चल रही है. और समय आने पर मुझे लगता है कि गे मैरिज भी लीगलाइज हो जाएगा और अडॉप्शन लॉज भी लीगलाइज हो जाएगा, पर लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा. और मैं आशा रखता हूँ कि जल्द से जल्द अगर हो जाए, जैसे मैं फिर से वर्ल्ड बैंक का स्टेटमेंट दोहराना चाहता हूँ कि अगर भारत को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है
तो हम जैसे लोगों की और दूसरे लोगों को जिनको राइट्स नहीं मिले उनको जैसे वो जल्द से जल्द अगर राइट देंगे तो भारत अपना सुधार अच्छे से कर सकेगा। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और समय की नज़ाकत को देखते हुए एक अंतिम सवाल के साथ हम इस कार्यक्रम को अंतिम मोड़ पर ले जाएंगे। तो सर जैसे कि आपने कहा कि हमारे इंडिया में जो है सेक्स एजुकेशन जो है कहीं ना कहीं बहुत कम दिया जाता है या इसके बारे में बात ही नहीं की जाती है। पर अगर एक परिवार के तौर पे देखा जाए तो किस तरीके से माता पिता अपने बच्चों से इस मुद्दे पर बात कर सकते हैं, तो उसके 3 स्टेप्स आप हमें बताना चाहेंगे सर? देखिए, माता पिता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्योंकि माता पिता ने ही स्कूल एजुकेशन में, जब सेक्स एजुकेशन में मैं खुद पढ़ाने जाता था तो पेरेंट्स एसोसिएशन ने जाकर स्कूल्स को बोला कि प्लीज आप सेक्स एजुकेशन बैन करो क्योंकि आप हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हो। तो बीच में बंद हो गया था, फिर अभी से वापस से रिवाइव हुआ है। इसलिए माता पिता का एक बहुत बहुत बड़ा भूमिका होती है क्योंकि वो लोग अगर पढ़ाते नहीं है, स्कूल में भी नहीं पढ़ाने देंगे तो फिर बच्चे कहाँ से सीखेंगे और या गलत वो लोग इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। तो इसलिए सही एज आने पर माता पिता को अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए। लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में बताना चाहिए। लड़कों को भी एजुकेशन देना चाहिए जब वो एज में आए, ताकि वो बच्चों को लगना चाहिए कि माँ बाप हमारे सिर्फ माँ बाप नहीं है, हमारे दोस्त भी हैं। जब उनको ये एहसास होगा कि हमारे माँ बाप हमारे दोस्त हैं, तब वो खुलकर उनको बातचीत कर सकेंगे और वो अगर माँ बाप उनकी बातों को समझ सकेंगे तो हम उसके लिए भी हम ट्रेनिंग देते हैं। हम कुछ माँ बाप को जिनको भी इसके बारे में कैसे बच्चों को बताना है उसके ऊपर भी हम ट्रेनिंग करते हैं, ताकि उनको भी हम बता सकें कि आपको किस तरह से अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं NIMCJ की ओर से सभी विद्यार्थियों का और साथ ही साथ जो FB के माध्यम से हमारे साथ जुड़े उनका धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ सर आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आप और हमें मोटिवेट करते रहिए, हमें आगे बढ़ाते रहिए कि किस तरह हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस करना है कि हम जो है उसी तरह लोगों के सामने। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बेहद शुक्रिया महेंद्र जी, आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े, हम जैसे छात्राओं के सवालों को आपने लिया, हमें और थोड़ा ज्ञान मिल पाया इस बारे में प्राइड मंथ को और हम अच्छे से समझ सके। बेहद शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। तो इसी के साथ हम आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। बेहद शुक्रिया आप सभी। थैंक यू।